हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, पिछले सेशन में हम लोगों ने ड्रैग फोर्स के बारे में देखा था, ओके। और मैंने आपको ड्रैग फोर्स के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताया था। अब देखिए, आज के इस सेशन में सबसे पहले हम लोग ड्रैग फोर्स पर बेस्ड एक प्रॉब्लम करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे, ओके। तो देखिए माय डियर्स, सबसे फर्स्ट में जैसे कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ओके। क्वेश्चन है आपका फाइंड द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ ऑयल as shown in the system given below। देखिए, आपको एक फिगर दिया गया है, ठीक है। उस फिगर में आपको ऑयल का डायनामिक विस्कोसिटी फाइंड करना है कि कितना होगा। आइए माय डियर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका कोई सरफेस है, दिस इज़ योर सरफेस, एंड यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है और इसका इंक्लिनेशन इस सरफेस के साथ 30 डिग्री हमारा दिया हुआ है, ओके। एंड फिर वहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक फ्लूइड है, ऑयल, ओके। ये ऑयल इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है और इस ऑयल का थिकनेस 2 mm है, ओके। एंड इस ऑयल के ऊपर से, ठीक है, यहाँ पर एक बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है। और इस बॉडी का मास 5 kg और ये 7 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है, एंड ये जो आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है, इस बॉडी का जो सरफेस इस ऑयल के साथ कॉन्टैक्ट में है, उसका एरिया हमें दिया हुआ है A = 1 मीटर स्क्वायर। एरिया हमें मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। बॉडी का मास 5 kg है, बॉडी 7 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, एंड इस ऑयल का थिकनेस हमें दिया हुआ है 2 mm, ओके। दिस इज ऑयल। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि इस ऑयल का डायनामिक विस्कोसिटी क्या होगा, ओके। इस ऑयल का डायनामिक विस्कोसिटी क्या होगा माय डियर, ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, ठीक है, कि यहाँ पर हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी किस तरफ फाइंड करेंगे, क्या मेथड होना चाहिए। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि सरफेस है, सरफेस के ऊपर ऑयल है, एंड ऑयल के ऊपर एक बॉडी स्लाइड कर रहा है, ठीक है, और थिकनेस कितना है 2 mm। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर फ्लूइड का थिकनेस mm में हो, ठीक है, तो वहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, यदि आप यहाँ पर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, यदि यहाँ पर आप वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं माय डियर, तो देखिए वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आपका इस तरीके से होगा, स्ट्रेट लाइन होगा माय डियर, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगा, एंड यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, कैपिटल U, जो कि कितना है 7 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है हमें, ठीक है। और आप एक चीज़ और ध्यान देंगे, बॉडी टॉप लेयर के साथ कांटेक्ट में है एंड 7 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि टॉप लेयर का वेलोसिटी भी वहाँ पर कितना होगा, 7 मीटर पर सेकेंड होगा। और यहाँ पर चूंकि सरफेस पर जो आपका लेयर है उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, आप आसानी से ड्रैग फोर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें ड्रैग फोर्स मिलेगा, मैंने बताया था कि ड्रैग फोर्स हमें कहाँ मिलेगा, तो जहाँ पर फ्लूइड हो एंड बॉडी हो, तो वहाँ पर हमें ड्रैग फोर्स मिलेगा।
ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, चूंकि ये बॉडी इस डायरेक्शन में आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको ड्रैग फोर्स मिलेगा। इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आपको ड्रैग फोर्स मिलेगा। ओके, चूंकि बॉडी आपका नीचे की तरफ आ रहा है तो हमें ड्रैग फोर्स इस डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि ड्रैग फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। आइए अब देखिए, इस बॉडी का टोटल वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा m इंटू जी। ओके, चलिए इसको मैं यहां पर मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर माय डियर, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो बॉडी का वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है। ओके, तो इस वेट को आप रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसका एक कंपोनेंट माय डियर इस डायरेक्शन में होगा एंड वन कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, वन कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। ओके, ये तो आप जानते हैं। और ये एंगल कितना होगा माय डियर, दिस एंगल इज 30 डिग्री, क्योंकि ये हमारा 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, इस वेट का हमने दो कंपोनेंट निकाला, एक ये और एक कंपोनेंट वो हो गया। तो इस कंपोनेंट को आप क्या कहेंगे, mg cos 30, और इस कंपोनेंट को आप क्या कहेंगे, mg sin 30, mg sin 30। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पर इस डायरेक्शन में mg sin 30 फोर्स काम कर रहा है एंड अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स क्या होगा, मस्ट बी इक्वल, दोनों फोर्स मस्ट बी इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स हम लोग करने वाले हैं। लेकिन ये करने से पहले हम लोग ड्रैग फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं माय डियर, कि ड्रैग फोर्स यहाँ पर क्या होगा। आइए देखिए, यदि आप ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये किसके बराबर होगा, टाउ नॉट इंटू ए। मैंने बताया था आपको, टाउ नॉट यानी सरफेस का शियर स्ट्रेस। एंड ये आप कैसे निकालते हैं, म्यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई एट वाई इज इक्वल टू 0 इंटू एरिया। अब यहाँ से देखिए, तो आपको ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर देखिए माय डियर, वेलोसिटी कितना है, कैपिटल यू, और यहाँ का वेलोसिटी क्या है, 0। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, u माइनस 0, u माइनस 0 डिवाइड बाय डी वाई, थिकनेस, थिकनेस हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2 mm, तो आप यहाँ पर h लिखेंगे इंटू ए। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपका ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू यू डिवाइड बाय एच इंटू ए। ड्रैग फोर्स हो गया म्यू इंटू यू डिवाइड बाय एच इंटू ए। अब यहाँ से देखिए, म्यू इंटू यू कितना दिया हुआ है, तो यू क्वेश्चन में गिवन है 7 मीटर पर सेकेंड। एच कितना है माय डियर, 2 mm, तो आपको इसे मीटर में चेंज करना होगा। ओके, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर इंटू एरिया। एरिया आपको गिवन था 1 मीटर स्क्वायर, आपको याद होगा, इंटू 1। तो माय डियर फ्रेंड, ड्रैग फोर्स हमारा निकल चुका है 7 म्यू, या आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बेहतर होगा, म्यू इंटू 7 इंटू ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया आपका 500। दैट मीन्स ड्रैग फोर्स विल बी इक्वल टू 3500 इंटू म्यू। तो ड्रैग फोर्स हमारा निकल चुका है माय डियर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस दोनों फोर्स को इक्वेट कर देंगे और आपका डायनामिक विस्कोसिटी फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा माय डियर, mg sin 30 इज इक्वल टू fd, ड्रैग फोर्स के बराबर होगा। मास देखिए बॉडी का 5 kg है, g का वैल्यू आप जानते हैं 9.81 एंड sin 30 का वैल्यू आप जानते हैं 1/2 इज इक्वल टू fd दिया हुआ है 3500 म्यू, 3500 म्यू।
अब यहाँ से देखिए आप म्यू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो म्यू इज इक्वल टू 5 इंटू 9.81 डिवाइड बाय 2 इंटू 3500 और इसका यूनिट क्या होगा माय डियर, जैसा कि आप जानते हैं पास्कल सेकेंड। तो यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको डायनामिक विस्कोसिटी निकल जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा था कि इसका आपको ऑयल का डायनामिक विस्कोसिटी बताइए, और क्वेश्चन में हमें सब कुछ गिवन था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करना था, एंड ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करने के बाद आप वहाँ पर देखेंगे कि इस ड्रैग फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है। तो वहाँ पर वेट काम कर रहा था बॉडी का, तो उस वेट का 2 कंपोनेंट होगा माय डियर। तो उसी में से एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा, ठीक है, वो उसको बैलेंस कर लेगा। तो हम लोग उसको बैलेंस करके डायनामिक विस्कोसिटी आसानी से निकाल लिए। ओके, तो यही अप्रोच है। तो इसी तरह का अप्रोच हम लोग यूज़ करेंगे अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ओके, तो ये सभी चीज़ आप याद रखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रैग फोर्स के बारे में हमने देख लिया था, फिर उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो आई होप कि अब आपको ड्रैग फोर्स में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अब चलिए, अब इसके आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका हेडिंग है माय डियर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायनामिक विस्कोसिटी। ओके, देखिए अब हमारा हेडिंग क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, चाहे लिक्विड हो या गैस हो। तो यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसके डायनामिक विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा, तो ये हमें अब यहाँ पर देखना है। ओके, तो आइए माय डियर, इसे हम लोग 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी फ्लूइड का, देखिए मैं अगर अपवार्ड डायरेक्शन में एरो बनाता हूँ दैट मीन्स इंक्रीज कर रहा है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो बनाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि वो डिक्रीज कर रहा है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है किसी भी फ्लूइड का, अभी मैं स्पेशली ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका लिक्विड है या गैस है, ओके, किसी भी फ्लूइड का यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं माय डियर, तो वहाँ पर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये डिक्रीज हो जाता है। अगर फ्लूइड का आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो डिक्रीज हो जाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं, कोहेशन बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, दैट मीन्स कोहेशन वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो कोहेशन डिक्रीज हो रहा है माय डियर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वहाँ पर विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा। बट विस्कोसिटी बोलने से पहले हम लोग क्या कहेंगे कि कोहेशन डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर फ्लो में जो रेजिस्टेंस हो रहा है वो रेजिस्टेंस घट रहा है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस घट रहा है। मैंने बताया था आपको कि कोहेशन या दैट मीन्स कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, और वही विस्कोसिटी है, उसी को बाद में हम लोग विस्कोसिटी कह देते हैं। तो कोहेशन डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो डिक्रीजेज। तो आप क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस टू द फ्लो डिक्रीजेस। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिक्विड के बारे में। तो देखिए माय डियर, जैसा कि आपने देखा कि फ्लो का रेजिस्टेंस घट रहा है, कोहेशन घट रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, लिक्विड का डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। ये तो आप जान चुके हैं, चूंकि कोहेशन डिक्रीज कर रहा है दैट मीन्स लिक्विड का डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। यदि आप लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, राइज करते हैं, तो लिक्विड का डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। ओके, चलिए, बट
अगर गैस का डायनामिक विस्कोसिटी की बात की जाए माय डियर, गैस का डायनामिक विस्कोसिटी, तो ये इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है मैं अभी आपको रीज़न बताऊंगा, ठीक है। गैस का डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाता है, क्यों? आप सोच रहे होंगे कि सर जब कोहेशन डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस टू द फ्लो डिक्रीज हो रहा है, तो गैस के केस में भी डायनामिक विस्कोसिटी घटना चाहिए। तो माय डियर मैं आपको बता दूं कि गैस के केस में कोहेशन तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। गैस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो कोहेशन यहाँ पर आप हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि कोहेशन गैस के केस में नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कोहेशन इज नेग्लिजिबल, कोहेशन इज नेग्लिजिबल। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ठीक है, कोहेशन नेग्लिजिबल है, तो बट इसका डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीज कैसे कर गया। आइए देखते हैं माय डियर, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डेप्थ में जाके बात करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। आइए, गैस, अब आप एक चीज़ याद कीजिए, मैंने आपको बताया भी था, गैस क्या है आपका? माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है। गैस हमारा क्या है? माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, ओके। आइए देखिए, मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है और इसमें आपका गैस है, दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, गैस। तो यहां पर देखिए एक मॉलिक्यूल यहां होगा, इस तरह मॉलिक्यूल्स रहेगा जी। जहां पर याद कीजिए मैंने आपको फ्लूइड एज ए कंटिन्यूम बताया था, वहां पर मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का ये फिगर दिखाया था। और फिर मैंने क्या बताया था, याद कीजिए कि चूंकि ये गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो यहाँ पर सभी मॉलिक्यूल्स पर फोर्स जो होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड अनइक्वल होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर दिस इज वन मॉलिक्यूल्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो यहाँ पर देखिए F1, F2, F3, F4, F5 एंड F6। तो माय डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या होगा कि सभी मॉलिक्यूल्स के पास डिफरेंट फोर्स होगा। क्यों? वन मॉलिक्यूल पर जो भी फोर्स है, तो यहाँ से सेकेंड मॉलिक्यूल पर ट्रांसमिट होने में, तो यहाँ से यहाँ तक आने में फोर्स थोड़ा घट जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। फिर उसी तरह सेकेंड मॉलिक्यूल से थर्ड मॉलिक्यूल्स पर फोर्स ट्रांसमिट होने में फोर्स का मैग्नीट्यूड थोड़ा घट जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के पास डिफरेंट फोर्स होता है। अब जब डिफरेंट फोर्स है तो वेलोसिटी भी क्या होगा? सभी का डिफरेंट होगा। सभी मॉलिक्यूल्स डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करता है। जैसे मान लीजिए कि इस रूम में एयर पार्टिकल्स है, बट एयर पार्टिकल्स का वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ पर सभी का अलग अलग होगा। तो गैस के केस में हम लोग क्या करते हैं? तो गैस के केस में एक सिंगल वेलोसिटी तो हमें नहीं मिल रहा है। हम क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर गैस है, बहुत अच्छी बात है, बट इस पूरे गैस का हमें एक सिंगल वेलोसिटी चाहिए। तो अभी तक तो हमारे पास नहीं है। आप क्या देख रहे हैं कि हर एक मॉलिक्यूल्स के पास अपना अपना अलग अलग वेलोसिटी है। तो इससे काम नहीं चलेगा। हमें पूरे सिस्टम का, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर स्टडी नहीं करते हैं, हम लोग जो भी स्टडी करते हैं माय डियर, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं कि हमें एक सिंगल वेलोसिटी मिले, ताकि हम ये बोल सकें कि इस पूरे गैस का ये वेलोसिटी है, ठीक है, जो भी मैग्नीट्यूड होगा। जैसे मान लीजिए 10, तो आप बोलेंगे कि इस पूरे सिस्टम का वेलोसिटी 10 है, बट ऐसा तो अभी यहाँ पे नहीं हो रहा। तो फिर वहाँ पर एक वेलोसिटी आया जिसे हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाला गया गैस के लिए, ठीक है। लिक्विड के साथ ये केस नहीं है, ठीक है, बट गैस के साथ ये केस आ रहा था। तो यहाँ पर एक वेलोसिटी निकाला गया जिसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, RMS वेलोसिटी कहते हैं, ओके। तो आइए माय डियर, ये सभी चीज़ आप 11-12 में पढ़े होंगे, ओके। तो गैस के केस में माय डियर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट 3RT डिवाइड बाय m, 3RT डिवाइड बाय m। R यहाँ पर क्या है? आप जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट,
T क्या है, टेम्परेचर, एंड कैपिटल M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। ओके, कैपिटल M है आपका मॉलिक्यूलर वेट। ओके, एंड R है आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट। ओके, चलिए, तो ये तो हमें मालूम चल गया। तो अब आप यहां से क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जेई लेवल के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। गैस का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ से देखिए, तो ये तो वेलोसिटी के बारे में हो गया, और आपके एग्ज़ाम में एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि गैस का काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के साथ किस तरह वैरी करेगा। आइए देख लेते हैं पहले उस चीज़ को। तो यदि आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है माय डियर, हाफ mv स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, हाफ mc स्क्वायर। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर। वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ काइनेटिक एनर्जी वैरी करता है, एंड वेलोसिटी किसके साथ वैरी कर रहा है माय डियर, स्क्वायर रूट ऑफ t के साथ। तो उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है ना, c स्क्वायर है, तो c प्रोपोर्शनल होता है रूट t का, उसको स्क्वायर कर दीजिए। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर। गैस का काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका डायनामिक विस्कोसिटी कैसे इंक्रीज करेगा, उसका रीज़न हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए माय डियर, जैसा कि आप जान चुके हैं कि गैस का RMS जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू रूट t होगा। तो आइए माय डियर, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर t। तो यहाँ से देखिए, अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इसका क्या मतलब है कि गैस का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो RMS वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब आप सोचिए, इस सभी मॉलिक्यूल्स का एक वेलोसिटी आपने एज्यूम किया RMS वेलोसिटी, एंड चूंकि आप टेम्परेचर बढ़ा चुके हैं तो क्या होगा कि इस गैस का RMS वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स गैस का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो जब यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका रेंडमनेस बढ़ जाएगा, रेंडमनेस, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे मूव कर रहा था, ठीक है, अब वो हाई वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है, तुरंत इधर आएगा तुरंत उधर जाएगा, ठीक है। तो हाई वेलोसिटी से सभी पार्टिकल्स मूव कर रहा होगा, इसका मतलब है कि उसका रेंडमनेस बढ़ चुका है, ठीक है। ये रूम है, मान लीजिए इस रूम में एयर है आपका, और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो इस एयर पार्टिकल्स का वेलोसिटी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। ये किसी भी तरह मूव कर रहा है, किसी भी बिना कोई पाथ फॉलो किए हुए मूव कर रहा है डिफरेंट वेलोसिटी से। इसका मतलब है कि इसका रेंडमनेस बढ़ चुका है, इसका रेंडमनेस बढ़ गया है। अब देखिए क्या होगा, चूंकि यहाँ पर एयर पार्टिकल्स का रेंडमनेस बढ़ चुका है, तुरंत यहाँ आ रहा है मॉलिक्यूल्स, तुरंत यहाँ जा रहा है, तुरंत वहाँ जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ चुका है। बट हमें क्या करना है, हमें फ्लो करवाना है, ठीक है, हमें फ्लो करवाना है, मतलब गैस को यहाँ से फ्लो करवाना है। तो अब आप सोचिए, क्या ये गैस आसानी से फ्लो हो पाएगा? अब नहीं, क्योंकि इसका रेंडमनेस बढ़ चुका है, ठीक है। ये डिफरेंट वेलोसिटी से इस रूम के अंदर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या करना होगा आपको बाहर से रेजिस्टेंस देना पड़ेगा, बाहर से आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना होगा इस रूम के अंदर, तब जाके एयर पार्टिकल्स मूव करेगा, फ्लो करेगा। बाहर से रेजिस्टेंस देने का मतलब क्या है माय डियर? फोर्सफुली आप क्या करेंगे, सभी गैस पार्टिकल्स को फ्लो करवाएंगे। तो आप बाहर से रेजिस्टेंस दे रहे हैं इसके अंदर, सिस्टम के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा सिस्टम का।
इसके पास पहले से थोड़ा सा रेजिस्टेंस था, बट आपने क्या किया, बाहर से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया, तो इस सिस्टम का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस बढ़ने का क्या मतलब है, उसका विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। दैट मीन्स गैस का डायनामिक विस्कोसिटी राइज कर जाएगा। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट था माय डियर यहाँ पर। तो आप यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, CRMS जैसे ही इंक्रीज किया, दैट मीन्स randomness of gas particles will increase। एंड रेंडमनेस इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि हमें एडिशनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना होगा। एडिशनल रेजिस्टेंस फॉर द फ्लो ऑफ गैस, फॉर द फ्लो ऑफ गैस विल बी इंट्रोड्यूस्ड, विल बी इंट्रोड्यूस्ड। आपको एडिशनल रेजिस्टेंस बाहर से देना पड़ेगा। और चूंकि आप रेजिस्टेंस दे रहे हैं माय डियर, बाहर से आप रेजिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि सर अब सिस्टम का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, दैट मीन्स डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज। दैट मीन्स डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज। तो माय डियर ये कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर देखिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। एंड ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखना ही है कि यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं फ्लूइड का, तो वहाँ पर लिक्विड का देखेंगे डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाता है, बट गैस का डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये था माय डियर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायनामिक विस्कोसिटी। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक है। तो आप समझ के चलिए, याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप ध्यान से पढ़िए और उसको याद रखिए। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट डेंसिटी पर कितना होता है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, ये हम लोग अब बात करेंगे। आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। ऑन डेंसिटी, आइए देखिए, अगर टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड का इंक्रीज करते हैं तो उस फ्लूइड का डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसमें क्या चेंजेस होंगे, ये हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए माय डियर, इफ अगर हम लोग टेम्परेचर राइज करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ गैस, इस दोनों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही हमें देखना है। ओके, तो सबसे पहले लिक्विड के बारे में देख लेते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड का तो उसका डेंसिटी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, लेस चेंज, वेरी लेस चेंज, मतलब थोड़ा सा उसमें चेंज होगा, थोड़ा सा घटेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा घट जाएगा, लिक्विड का डेंसिटी थोड़ा सा घटेगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो, ठीक है। जैसे आप वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको फिगर भी दिखाया था कि वाटर का डेंसिटी टेम्परेचर के साथ किस तरह वैरी करता है। तो अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि डेंसिटी में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। बट गैस का डेंसिटी क्या होगा माय डियर, ठीक है। तो आइए इसका डेंसिटी के बारे में समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये रूम है हमारा, ठीक है, ये रूम है, ये मान लीजिए एक बड़ा सा रूम है और इस रूम में एयर पार्टिकल्स है, ठीक है। तो इस रूम में हमने क्या किया, एक इमेजिनरी रीजन हमने लिया, इमेजिनरी रीजन, ठीक है। ये हमारा क्या है, इमेजिनरी रीजन है, और इस इमेजिनरी रीजन में हमारा एयर पार्टिकल्स है, ये देखिए एयर पार्टिकल्स है, ओके। और यहाँ पर भी एयर पार्टिकल्स है, क्योंकि ये रूम काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ भी तो एयर पार्टिकल्स होगा ही। अब देखिए, तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो अभी एयर प्रेजेंट है, अभी हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया है, तो अभी फ़िलहाल जो इसके अंदर एयर है उसका डेंसिटी मान लीजिए
उसका डेंसिटी मान लीजिए कि 1.4 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है, ये है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम को 1 मान लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। हमने जो रीज़न लिया है उसका वॉल्यूम आप 1 मान लीजिए। तो जब वॉल्यूम 1 हो चुका है माय डियर, तो यहाँ पर मास क्या होगा? मास आपका 1.4 kg होगा। यानी इस सिस्टम के अंदर जो एयर है उसका मास कितना है? 1.4 kg। अब आइए समझिए, अब हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, जब टेम्परेचर हम इसका राइज करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से अभी आपने देखा कि उसका आरएमएस वेलोसिटी बढ़ जाता है। यानी यहाँ पर जो भी एयर पार्टिकल्स हैं उनका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी बढ़ने का क्या मतलब है माय डियर, कि अब ये यहाँ से इस रीजन में आ जाएंगे, ठीक है। सभी पार्टिकल्स जो है मूव करके डिफरेंट वेलोसिटी से, देखिए, सभी डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शन में सभी मूव करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा? मेजर मास यहाँ से बाहर निकल जाएगा। एयर का मेजर मास जो है, ज़्यादा मास इस रीजन से बाहर निकल जाएगा क्योंकि उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो अब आप सोचिए, ज़्यादा मास यहाँ से बाहर निकल गया है, अब इसके अंदर मास कितना प्रेजेंट बचेगा लास्ट में? बहुत कम, ठीक है। तो ये इनिशियल डेंसिटी था माय डियर, लेकिन जब आप फाइनल डेंसिटी देखेंगे यहाँ पर टेम्परेचर राइज करने के बाद, वो काफ़ी कम आ जाएगा, काफ़ी कम। वो मान लीजिए आपका हो सकता है कि 0.1 kg पर मीटर क्यूब बच जाए, ठीक है। दैट मीन्स वॉल्यूम 1 है, तो वहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि सर मास तो अब 0.1 kg बचा है। ये इनिशियल मास था, ये फाइनल मास था, ऐसा आप बोलेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में यही होता है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप तो उसका वेलोसिटी बढ़ गया। दैट मीन्स वहाँ से ज़्यादा मास जो है वो बाहर निकल जाता है क्योंकि उसका वेलोसिटी बढ़ गया है, अब उसका रेंडमनेस बढ़ चुका है। तो चूंकि बहुत मास यहाँ से निकल चुका है, दैट मीन्स इसके अंदर काफ़ी कम मास बचेगा, तो डेंसिटी भी क्या होगा? काफ़ी कम हो जाएगा, ओके। तो यही चीज़ आपको मैंने यहाँ पर समझाया, और वही चीज़ आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर जब हम गैस का बढ़ाते हैं तो उसका डेंसिटी में काफ़ी चेंज हो जाता है, ये काफ़ी घट जाता है। वेरी बिग चेंज, वेरी बिग चेंज, ओके। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, लिक्विड का डेंसिटी थोड़ा सा डिक्रीज होगा, ओके, वेरी लेस चेंज होगा। बट यदि आप गैस की बात करेंगे तो गैस का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, बिग चेंज होता है, ठीक है। और उसका रीज़न क्या है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ये दोनों हो चुका है। अब हम लोग इसके आगे मूव करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेमेटिक विस्कोसिटी एक और बचा हुआ है ना, तो वो भी हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो डायनामिक विस्कोसिटी पर इफेक्ट हमने देख ही लिया, डेंसिटी पर भी इफेक्ट हमने देख लिया। तो अब हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर इफेक्ट आसानी से देख सकते हैं, ओके, आसानी से हम लोग इफेक्ट देख सकते हैं। आइए देखिए, तो जैसा कि आप जानते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू डिवाइड बाय रो। डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। तो म्यू पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा एंड डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो फिर ओवरऑल हम लोग डायरेक्टली काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर भी इफेक्ट को देख सकते हैं, ओके। आइए, तो अब वन बाय वन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इफ़ अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अब लिक्विड के बारे में। सबसे पहले हम लोग लिक्विड के बारे में देख लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगा।
फिर जब लिक्विड का हो जाएगा फिर हम लोग गैस के बारे में मूव करेंगे। आइए देखिए, तो अगर लिक्विड के केस में आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो वहाँ पर आप जानते हैं माय डियर, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ये डिक्रीज करता है एंड डेंसिटी विल ऑल्सो डिक्रीज, डेंसिटी भी डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर होता क्या है माय डियर, म्यू डिवाइड बाय रो, ये होता है ना। काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर क्या होता है, म्यू बाय रो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा डायनामिक विस्कोसिटी क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया है एंड डेंसिटी भी डिक्रीज़ हुआ है, बट ज़्यादा डिक्रीज डेंसिटी नहीं हुआ है, डेंसिटी में थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या होगा माय डियर, न्यूमरेटर भी घट रहा है, डिनोमिनेटर भी घट रहा है, तो पूरा फ्रैक्शन क्या होगा, तो पूरा फ्रैक्शन माय डियर फ्रेंड घट जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। आप क्या देख रहे हैं कि लिक्विड के केस में टेम्परेचर राइज होगा तो उसका डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज करता है एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी विल ऑल्सो डिक्रीज। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि ठीक है बाबू, दोनों विस्कोसिटी डिक्रीज होता है, तो आप हमें ये बताओ कि इस दोनों विस्कोसिटी में किस विस्कोसिटी का डिक्रीमेंट का रेट ऑफ डिक्रीमेंट ज़्यादा है, मतलब कौन ज़्यादा रेट से डिक्रीज कर रहा है, ये बताया जाए। आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ डायनामिक विस्कोसिटी ज़्यादा रेट से डिक्रीज करेगा या काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज़्यादा रेट से डिक्रीज करेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचिए। देखिए, न्यूमरेटर में क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी जो कि डिक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर में जो डेंसिटी है ये भी डिक्रीज कर रहा है, बट इसका डिक्रीमेंट क्या है, बहुत कम हो रहा है, बहुत कम डिक्रीज हो रहा है। तो ये ओवरऑल डिक्रीज तो होगा, बट जिस रेट से डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज कर रहा है उस रेट से इसका डिक्रीमेंट थोड़ा कम होगा, ये कम रेट से डिक्रीज करेगा। क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो डेंसिटी है इसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बस यही रीज़न है। ठीक है, आप मैथमेटिकली भी कोई वैल्यू यहाँ पर एज्यूम करके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो आप पाएंगे कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा, बट इसके डिक्रीमेंट से थोड़ा सा इसका डिक्रीमेंट कम होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि अगर टेम्परेचर हम राइज करते हैं तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विल decrease and the most important point here is rate of decrement, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर। रेट ऑफ डिक्रीमेंट इन म्यू is more than the rate of decrement इन न्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। ओके, चलिए, ये था लिक्विड के बारे में माय डियर। अब हम लोग थोड़ा सा गैस के बारे में देख लेते हैं कि गैस का काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगा। आइए देखिए, गैस। तो देखिए, गैस के केस में यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जैसा कि आपने पढ़ा, गैस का डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीज करता है एंड गैस का डेंसिटी क्या होगा माय डियर, ये बहुत ही ज़्यादा घट जाता है, इसमें ज़्यादा चेंज हो जाता है, वेरी बिग चेंज हो जाता है, ये आपने पढ़ा। बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो कि किसके बराबर होता है माय डियर, म्यू डिवाइड बाय रो, म्यू डिवाइड बाय रो होता है। आइए अब यहाँ पर देखिए, म्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है, न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है एंड डिनोमिनेटर काफ़ी डिक्रीज कर रहा है।
ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर ये पूरा फ्रैक्शन क्या होगा माय डियर? आप सोचिए, न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब अगर किसी फ्रैक्शन का सिर्फ न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा हो तो आप क्या बोलते हैं कि सर उसका फ्रैक्शन, वो पूरा फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। या यदि उसका डिनोमिनेटर सिर्फ घट रहा हो और वो भी बहुत ज़्यादा घट रहा हो तो आप क्या कहेंगे कि सर ये पूरा फ्रैक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ तो दोनों इफेक्ट हो रहा है, यहाँ तो दोनों इफेक्ट हमें मिल रहा है, न्यूमरेटर भी इंक्रीज कर रहा है एंड डिनोमिनेटर भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है। तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या होगा माय डियर फ्रेंड? काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। यानी गैस का काइनेमेटिक विस्कोसिटी विल इंक्रीज हेवीली, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस विल इंक्रीजेज टू मच, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आपने देखा कि लिक्विड के केस में अगर हम लोग टेम्परेचर राइज करते हैं तो लिक्विड का काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा, बट गैस के केस में आप क्या देख रहे हैं कि गैस के केस में यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का काइनेमेटिक विस्कोसिटी में काफ़ी इंक्रीमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेट से ये इंक्रीज कर जाता है। ओके, तो यहाँ से आप कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट मीन्स इन जनरल काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या होगा? ये लिक्विड के काइनेमेटिक विस्कोसिटी से क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा होगा यदि आप टेम्परेचर वहाँ पर इंक्रीज करते हैं तो। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है माय डियर। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, टेम्परेचर का इफेक्ट हमने देख लिया। टेम्परेचर का इफेक्ट हमने डायनामिक विस्कोसिटी पर, डेंसिटी पर एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर, तो तीनों पर इफेक्ट हमने देख लिया। ठीक है, अब देखिए, जैसा हमने देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायनामिक विस्कोसिटी, आपको याद होगा, ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था, आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मैं आपको याद करने का तरीका समझाऊंगा। आपने क्या देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड का डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा, बट गैस का डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीज करता है। और मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था। तो यहाँ पर जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, म्यू वर्सेस टेम्परेचर का जब आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए किस तरह का मिलेगा। लिक्विड का डायनामिक विस्कोसिटी इस तरीके से वैरी कर रहा है एंड गैस का डायनामिक विस्कोसिटी माय डियर इस तरीके से वैरी करेगा। ओके, ये आपका हो गया लिक्विड एंड ये हो गया माय डियर गैस। तो बस यही फिगर आपको ध्यान में रखना है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा और ये चीज़ आपको याद रहेगा। आप क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर राइज कर रहा है तो लिक्विड का डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज कर रहा है, बट गैस का डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो आप याद कर लेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे माय डियर कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा ऑन द विस्कोसिटी, ऑन विस्कोसिटी, काइनेमेटिक नहीं, हम सभी पे देखेंगे। ठीक है, ऑन द विस्कोसिटी। आइए देखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। ओके, आइए समझते हैं इस चीज को। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। तो जनरली हमें ये इन्हीं चारों के बारे में देखना है कि इन चारों पर टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसमें हमने सबसे पहले डायनामिक विस्कोसिटी पढ़ा, उसके बाद हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा कि डेंसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा,
फिर हमने देखा काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर, ठीक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट हमने 3 पर देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर एक इफेक्ट प्रेशर का भी देखते हैं कि प्रेशर का विस्कोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, आइए माय डियर, तो यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो वहाँ से देखिए डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड की यदि बात की जाए, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड की यदि बात की जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्या चेंजेस होगा, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या रिमेंस कांस्टेंट रहेगा, ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो माय डियर फ्रेंड, एक तो ये लिक्विड है, लिक्विड को हम लोग इनकॉम्प्रेसिबल मानते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल मानते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर खुद समझ जाएंगे, इनकॉम्प्रेसिबल है माय डियर, दैट मीन्स वहाँ पर प्रेशर जो है डेंसिटी के साथ वैरी नहीं, डेंसिटी प्रेशर के साथ यहाँ वैरी नहीं करता है, ठीक है। डेंसिटी प्रेशर के साथ वैरी नहीं करता है क्योंकि लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो इसका मतलब है कि डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आप प्रेशर बढ़ा दीजिए, कितना भी बढ़ा दीजिए, इसके विस्कोसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों में किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है। ओके, तो आप क्या बोलेंगे, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। ओके, चलिए अब बात करते हैं डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैस। ये क्या होगा माय डियर, गैस का डायनामिक विस्कोसिटी पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये चेंज करेगा? तो अब आप यहाँ पर सोचिए माय डियर फ्रेंड, ये गैस है, ठीक है, ये गैस है, तो गैस का डायनामिक विस्कोसिटी यहाँ बोला जा रहा है। फिर आपको वही समझना है कि डायनामिक विस्कोसिटी है, दैट मीन्स फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और प्रेशर में किसी तरह का रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। हाँ, यदि यहाँ पर डेंसिटी का टर्म होता कहीं पर, ठीक है, तब आप आसानी से बोल सकते थे कि ये डिपेंड करेगा प्रेशर पर, क्योंकि गैस है, गैस के केस में आप जानते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बट यहाँ डेंसिटी का टर्म तो नहीं है, जैसे कि यहाँ पर भी नहीं था, ठीक है। बट लिक्विड में तो कन्फर्म है कि यहाँ पर अगर डेंसिटी भी होता फिर भी ये चेंज नहीं करता, क्योंकि डेंसिटी प्रेशर के साथ चेंज करता ही नहीं है। बट गैस के केस में आपने पढ़ा है कि गैस कंप्रेसिबल होता है, तो यदि यहाँ पर डेंसिटी का टर्म अवेलेबल होता तब आप बोलते कि हाँ चेंज कर जाएगा। बट यहाँ पर डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स कि डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैस विल ऑल्सो नॉट चेंज, ये भी चेंज नहीं करेगा। आप प्रेशर बढ़ा दीजिए तो गैस के डायनामिक विस्कोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। गैस के केस में माय डियर आपने क्या देखा कि यहाँ पर हम लोग RMS वेलोसिटी निकालते हैं, और जो कि क्या होता है 3RT डिवाइड बाय m। तो प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए RMS वेलोसिटी, ध्यान से सुनिएगा, गैस का डायनामिक विस्कोसिटी किस पर डिपेंड करता है माय डियर, RMS वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। आप याद कीजिए RMS वेलोसिटी बढ़ा था, इसीलिए गैस का डायनामिक विस्कोसिटी राइज कर गया था। तो ये डिपेंड करता है RMS वेलोसिटी पे, एंड RMS वेलोसिटी माय डियर फ्रेंड सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यहाँ प्रेशर का टर्म नहीं है माय डियर। तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो जब ये प्रेशर से इंडिपेंडेंट है माय डियर, तो RMS वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, और जब RMS वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा तो म्यू गैस भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। RMS वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ increase in pressure, does not change with increase in pressure, so that's why dynamic viscosity of gas does not change। ये भी कांस्टेंट रहेगा माय डियर, ये भी चेंज नहीं करेगा,
ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो देखिए माय डियर, प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो डायनामिक विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। ठीक है, कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर चेक किया जाए कि क्या कोई प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। डायनामिक विस्कोसिटी पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दोनों केस में आपका विस्कोसिटी कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस हो, आप प्रेशर बढ़ाते रहिए बट उसका विस्कोसिटी कांस्टेंट रहेगा। अब आते हैं यहाँ पर देखने के लिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आइए देखिए, इफ प्रेशर इंक्रीजेज देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये क्या होगा माय डियर। तो आप जानते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, म्यू डिवाइड बाय रो, ये आप जानते हैं। और अभी अभी आपने देखा कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड का डायनामिक विस्कोसिटी चेंज नहीं करता है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट रहेगा, म्यू कांस्टेंट रहेगा। अब डेंसिटी के बारे में बात किया जाए तो ये मैंने आपको बता रखा है कि लिक्विड के केस में प्रेशर और डेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं होता है। लिक्विड के केस में डेंसिटी प्रेशर के साथ चेंज नहीं करता है, इसीलिए इसे इनकॉम्प्रेसिबल कहा गया था। ये सभी चीज़ हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्ड में देखा है। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, थोड़ा सा पड़ता है, वो मैंने आपको एग्जांपल लेके भी दिखाया था, याद होगा। ठीक है, बट बहुत कम। ज़्यादा आप जो है वेरी लार्ज इंक्रीज इन प्रेशर करते हैं, प्रेशर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट करते हैं, तब जाके डेंसिटी में हल्का सा चेंज आता है। तो उस चेंज को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं और फिर ये मान के चलते हैं कि हमारा डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो इसका मतलब यह है कि लिक्विड के केस में डेंसिटी प्रेशर के साथ चेंज नहीं करता है, तो ये भी क्या होगा माय डियर, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो जब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जब दोनों ही कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि लिक्विड का काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छा। प्रेशर के बारे में तो आपको मालूम चल गया कि अब प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड का काइनेमेटिक विस्कोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब बात करते हैं गैस का काइनेमेटिक विस्कोसिटी। गैस के काइनेमेटिक विस्कोसिटी में क्या कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, ये अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। प्लीज़ ध्यान देंगे। इफ़ प्रेशर इज इंक्रीज्ड देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, म्यू डिवाइड बाय रो। अब यहाँ पर देखिए, अभी आपने पढ़ा कि प्रेशर बढ़ाने से डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैस जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसमें कोई चेंजेस माय डियर नहीं आता है। ओके, लेकिन ध्यान दीजिए, डायनामिक विस्कोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट डेंसिटी में अब यहाँ पर चेंज आएगा। क्यों? गैस है माय डियर, गैस के केस में डेंसिटी और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप गैस के केस में पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया था आपको, PV इज इक्वल टू MRT होता है। तो यहाँ से आपने क्या लिखा था, P इज इक्वल टू रो RT, दैट मीन्स P प्रोपोर्शनल टू रो। तो गैस के केस में माय डियर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर देखिए प्रेशर को राइज कर रहे हैं, दैट मीन्स डेंसिटी राइज करेगा। अब आप सोचिए, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बट डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जब डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो पूरा फ्रैक्शन क्या होगा माय डियर, डिक्रीज कर जाएगा। तो पूरा फ्रैक्शन आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस का काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है। ठीक है, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर आपसे प्रेशर का इफ़ेक्ट पूछा जाए कि विस्कोसिटी पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर बस एक ही चीज़ ध्यान में रखेंगे, उसमें लिक्विड और गैस दोनों आ जा रहा है। ठीक है, तो
आप बस यहाँ पर एक ही चीज़ याद रखेंगे कि लिक्विड एंड गैस के केस में यदि हम लोग प्रेशर को राइज करते हैं तो सिर्फ गैस का काइनेमेटिक विस्कोसिटी चेंज करता है, बाकी सभी वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स लिक्विड का डायनामिक विस्कोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा, गैस का डायनामिक विस्कोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा एंड लिक्विड का काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी चेंज नहीं करेगा, बट गैस का काइनेमेटिक विस्कोसिटी चेंज कर जाएगा और वो डिक्रीज हो जाएगा यदि आप प्रेशर को बढ़ाते हैं। अगर यहीं पे आपसे पूछ दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पर आपसे ये पूछ दिया जाए कि बाबू गैस का हम प्रेशर घटा रहे हैं, गैस का प्रेशर हम डिक्रीज कर दे रहे हैं, तब क्या होगा? आप सोचिए, प्रेशर जब चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। तो जब प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या है आपका, तो गैस का काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको आप कैसे लिखेंगे? म्यू डिवाइड बाय रो। म्यू तो कांस्टेंट है, चूंकि प्रेशर हम डिक्रीज कर रहे हैं दैट मीन्स डेंसिटी क्या होगा माय डियर? डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो देखिए पूरे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि पूरा फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, यानी गैस का काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि अगर प्रेशर डिक्रीज करते हैं गैस का तो उसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगा, तो उसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट था माय डियर, ओके, और इसे आपको ध्यान में रखना है और इसको याद करने का बस एक ही तरीका है कि अगर आपसे प्रेशर का इफेक्ट पूछा जाए कि विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा लिक्विड एंड गैस दोनों के केस में, तो वहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान में रखिए कि सिर्फ गैस का काइनेमेटिक विस्कोसिटी चेंज करता है, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। बाकी लिक्विड गैस के लिए दूसरा विस्कोसिटी जो है डायनामिक विस्कोसिटी वगैरह वो सब कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ गैस का काइनेमेटिक विस्कोसिटी चेंज करता है। और वो भी किस तरह चेंज करता है? देखिए अपोजिट नेचर में चेंज करता है। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, अपोजिट, एंड अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो गैस का काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो इस तरह आपको याद रखना है। तो माय डियर फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज के इस सेशन में सबसे पहले हम लोगों ने ड्रैग फोर्स पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखा, ओके। उसके बाद फिर हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायनामिक विस्कोसिटी देखा, फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमने देखा। फिर हमने बात किया कि टेम्परेचर का इफेक्ट काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर क्या होगा, ओके। एंड फिर लास्ट में इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी भी हमने देख लिया, ओके। तो माय डियर फ्रेंड, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। रियोलॉजी का मतलब क्या है कि वहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में स्टडी करेंगे। जितने भी फ्लूइड्स के टाइप होते हैं, ठीक है, जैसे आपका न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, नॉन न्यूटोनियन, ओके, फिर आपका आइडियल बिंघम प्लास्टिक, थिक्सोट्रॉपिक, ठीक है, रियोपैक्टिक, तो जितने भी टाइप्स ऑफ फ्लूइड होते हैं वो सभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ओके। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस सेशन को माय डियर यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू माय डियर, बाय बाय।